Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's class. Our today's topic is infrared spectroscopy. Today we will discuss the principle of infrared spectroscopy, its instrumentation, its applications, etc. Firstly, we are going to revise certain things about spectroscopy. That spectroscopy is a technique used to determine the structure of a compound by the study of the interaction between matter and electromagnetic radiations. हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। यानी आप अपने एनालाइट के ऊपर, आप अपने सब्सटेंस के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करते हैं तो वो किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस चीज़ को स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर कि EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक रेंज है एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्स रेज टू द माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। तो जब इनमें से किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को हम अपने एनालाइट मीन्स अ सब्सटेंस दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं जो आपका सैम्पल है। तो जब आप EMR को अपने सैम्पल से पास करते हैं तो कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब होंगी, कुछ एमिट होंगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद जब आप उसको प्लॉट करते हैं तो जो प्लॉट आपके पास आता है उसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ का नाम दिया जाता है। अब रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स आर गिवन बिलो कि अगर यूवी विजिबल रेडिएशन को पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी, यानी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल होगा, और इससे जो आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम होगा। इसी तरीके से IR रेडिएशंस, जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, कि जब IR रेडिएशंस को अपने सैम्पल से या एनालाइट से पास करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस आती हैं, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा होगी। वाइब्रेशन जो हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हर चीज़ ऑलरेडी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन वाइब्रेशनल चेंज आएगा उसके अंदर, और फिर जो स्पेक्ट्रम हमारे सामने आएगा वी विल कॉल इट एज IR स्पेक्ट्रम। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल दी हुई है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं दे स्पिन द रोटेशनल चेंजेस एंड NMR स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है। Now these are the different types of spectroscopies given in one slide. आपने ये सारी के सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ को चैप्टर नंबर 24 इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करना है। नंबर 1 इज़ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट यूजेस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टू डिटरमिन द बॉन्डिंग पैटर्न। इसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब आप UV रेडिएशंस को पास करते हैं सैम्पल से तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और इस डाटा को आप यूज़ करते हैं, एनर्जी इमिटेड या अब्जॉर्ब को आप इस्तेमाल करते हैं एक स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए, जिससे आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल का अंदाज़ा होता है। Now coming towards the IR spectroscopy. IR spectroscopy measures the bond vibration frequencies in a molecule and is used to determine the functional group. IR spectroscopy में आप IR radiations को अपने सैम्पल से पास करते हैं और फिर जो डाटा कलेक्ट होता है उसका प्लॉट किया जाता है जिसको IR स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थे। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर जो चेंज आता है एक मॉलिक्यूल के अंदर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, यानी जो बॉन्ड्स ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे थे IR को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज़ चेंज होती हैं और इन चेंजेस को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है और इन चेंजेस से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद थे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। NMR spectroscopy analyzes the environment of hydrogens in a compound and it gives useful clues to the alkyl and other functional groups present. Coming towards mass spectrometry, MS fragments the molecule and measures its mass. तो mass spectrometry जो है इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ, स्पेक्ट्रोमीट्री का वर्ड यूज़ किया हुआ है, और जब मैं आपको ये रिस्पेक्टिव स्पेक्ट्रोमीट्री पढ़ाऊँगी तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर करूँगी आपको। सो MS फ्रेगमेंट्स द मॉलिक्यूल एंड मेजर्स देयर मास एंड MS कैन गिव द मोलेकुलर वेट ऑफ अ कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप्स। Now dear students, this particular slide is very important for the reviewing point of view. It is showing you
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन अ सीक्वेंस, जिसमें आपको गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो वेव्स जो हैं उन रीजन्स को दिखाया जा रहा है, और इन रीजन्स की रिस्पेक्टिव वेवलेंथ रेंज एंड देन इनकी एनर्जी और इनके मोलेकुलर इफेक्ट्स को शो किया गया है। तो आप इस स्लाइड को पॉज करके इसको एक दफ़ा स्टडी करें, और यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि जब आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पर शो किए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं। अब बिकॉज़ हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो हम इंफ्रारेड रीजन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन को यहाँ पर फर्दर 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है: नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड रीजन, और इनकी रेंजेस भी यहाँ पर शो की गई हैं। मैं आपके साथ वो वैल्यू शेयर कर देती हूँ जो आपकी बुक में शेयर्ड है, एंड दैट इज़ द वेवलेंथ्स इन IR रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर टू 16 माइक्रोमीटर, और अगर पर सेंटीमीटर्स में मैं इसको लूँ तो ये 400 to 625 पर सेंटीमीटर तक बनती है। And it is said that although these radiations are weak, they does supply sufficient energy for bonds in the molecule to vibrate, and the molecular motion that is, or the molecular vibrations that is affected by the absorption of the quanta of infrared radiations is vibrational motion. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि ऑल्दो हमें नज़र आता है कि IR रेडिएशंस कंपैरेटिवली यूवी रेज से के वीक होती हैं, बट जब ये पास ऑन की जाती हैं किसी एनालाइट से, किसी सैम्पल से, तो ये उसकी वाइब्रेशनल मोशन जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज कर देती हैं अगर ये अब्जॉर्ब हो जाएं तो, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स लिंक्ड बाय बॉन्ड्स। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स जो हैं वो डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं, एंड द मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड द केमिकल बॉन्ड लाइक स्प्रिंग एंड बॉल। और अगर आप इन डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ऑब्ज़र्व करें और देखें कि ये एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपको इनका मोशन वो बॉल और स्प्रिंग की एग्जांपल जैसा लगेगा, यानी स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स होती हैं जिसमें एक बॉन्ड स्ट्रेच और कंप्रेस होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम और ज़्यादा हो रही होती है, जिस तरीके से इस डायग्राम में शो किया जा रहा है। दिस करेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन, तो ये इसकी नेचुरल वाइब्रेशंस होती हैं। द एनर्जी ऑफ मोलेकुलर वाइब्रेशन इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब कि इन वाइब्रेशंस के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है, इनकी एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। हर बॉन्ड की जो वाइब्रेशन होती है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलर एनर्जी भी होती है। when EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेसिफिकली IR रीजन की रेडिएशंस को अप्लाई किया जाता है, देन इट कॉजेज़ द वाइब्रेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। जब हम अपनी IR रेडिएशंस को ऐसे मॉलिक्यूल्स में से पास करते हैं जो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे हैं और जिनकी अपनी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी है और जिनकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उनकी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो हमारी IR रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और अगर वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो आपको पता है कि एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि वो जो ऑलरेडी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ्स चेंज हो रही थी और वाइब्रेटिंग बॉन्ड्स थे, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। माइट पॉसिबल कि वो जिस फ्रीक्वेंसी से स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहे थे वो ज़्यादा हो जाए, तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज एनर्जी इंक्रीज़ होने से ऐसा ही होता है। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन टेक्स प्लेस एंड पीक इज़ ऑब्जर्व। अब यहाँ पर एक आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें शो किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोन इज़ अब्जॉर्ब, जो रेड एरो से शो किया गया है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, उसके अंदर बेंडिंग हो गई है, तो उस मॉलिक्यूल को बेंड कर दिया गया है। अच्छा, मैंने ऊपर आप लोगों को स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स दिखाई हैं, नीचे बेंडिंग मूवमेंट्स दिखाई हैं। तो असल में IR रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करने से स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो किस्म की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो इंड्यूस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, या उनके बॉन्ड्स जो होते हैं
उनके अंदर आप ये कह सकते हैं। तो ऊपर इनको मैं भी डिटेल में डिस्कस भी करूँगी, इन दोनों को, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस को। तो ऊपर ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो की जा रही है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपको बेंडिंग वाइब्रेशन शो की जा रही है। इट मीन्स कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो उनकी जिस तरीके से पहले वो वाइब्रेट कर रहे थे अब उस तरीके से वाइब्रेट नहीं करेंगे आईआर को ऑब्जॉर्व करने के बाद, बल्कि उनके अंदर चेंजेस आएंगी, उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो भी चेंज होंगी और उनमें एक पर्टिकुलर किस्म की बेंडिंग मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। और अगर वो फोटोन दोबारा इमिट कर देता है तो वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, दैट इज़ शोन बाय द ब्लू एरो। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ जो है इसका प्रिंसिपल शेयर किया है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन आपको शो करूं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक लाइट का सोर्स होता है जहां से आईआर रेडिएशंस निकल रही होती हैं। क्योंकि आईआर रेडिएशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रही होती हैं। फिर हम एक मोनोक्रोमेटर लेते हैं जिससे अपनी पर्टिकुलर रेडिएशन को आपने सीधा सैंपल में से पास करना है। तो मोनोक्रोमेटर से गुजरने के बाद वो जो सारी डायरेक्शन में जा रही थी रेडिएशंस, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रेडिएशंस को आपने एक फ़िल्टर कर लिया है और उसको पास करेंगे आप अपने सैंपल के अंदर से। सैंपल के अंदर से जब आप उसको पास करेंगे तो उसमें से कुछ रेडिएशंस सैंपल के मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब कर लेंगे और अब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर वाइब्रेशनल जो है वो चेंजेस आएंगी, उनके अंदर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगी कि उनके माइट पॉसिबल कि उनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, यानी स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। और ये भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल बेंड होना शुरू हो जाए, उसका बॉन्ड एंगल कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो इस किस्म की चेंजेस आती हैं। हमने जो अपनी रेडिएशन पास की थी आईआर रेडिएशन, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे मॉलिक्यूल और इस किस्म का रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा कि बेंडिंग और स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स। बट सारी की सारी रेडिएशन तो अब्जॉर्ब नहीं होंगी, उनमें से कुछ रेडिएशंस ट्रांसमिट हो जाएंगी सैंपल के अंदर से गुजर कर आगे पास ऑन कर जाएंगी। ये रेडिएशंस जो पास ऑन कर जाती हैं ये ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होती हैं। इन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, जैसे लिखा हुआ है कि डिटेक्टेड ट्रांसमिटेंस, तो वो डिटेक्ट करेगा और इनका एक ग्राफ प्लॉट करेगा। और ये जो ग्राफ होता है ये वेव नंबर वर्सेस ट्रांसमिटेंस होता है, यानी कितनी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो गई है। और इस ग्राफ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद थे जिन्होंने मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो की है और बिल्कुल ट्रांसमिटेंस शो नहीं की, और कौन कौन सी रेडिएशंस बिल्कुल ट्रांसमिट होकर आगे चली गई हैं। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जाता है फंक्शनल ग्रुप्स का। किस तरीके का ग्राफ बनता है? बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनता है। आप देख सकते हैं जो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो गई हैं उनकी पीक डाउनवर्ड आपको शो की जा रही है। लेट्स सपोज आपका एक मॉलिक्यूल था जिसके अंदर जो है वो यू कैन से कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा थे। तो आप ये देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की एक स्ट्रॉन्ग पीक आपको नज़र आ रही है, CH की एक स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है आपको। डाउनवर्ड पीक्स को यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है। तो जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा मॉलिक्यूल के अंदर वो वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी और उनकी पीक आपको ग्राफ के अंदर ये डाउनवर्ड पीक नज़र आ रही होगी। और जो रेडिएशंस बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होती और ट्रांसमिट हो जाती हैं वो आपको ऊपर नज़र आता है। उनके अंदर छोटी छोटी या तो आपको ये नज़र आ रहे हैं पीक्स, या बिल्कुल ही वो फ्लैट एक सरफेस आपको नज़र आएगी। आगे जाके भी कुछ स्पेक्ट्रास को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप सिंपल ये याद रखें कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेव नंबर लिया गया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसमिटेंस को लिया गया है। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो वो उस फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी डाउनवर्ड पीक आपको शो हो रही होती है। इन पीक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस जिनके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है कि जब आईआर रेडिएशन को पास किया जाता है तो किस किस्म के चेंजेस आते हैं। पहली चीज़ तो आपने जो याद रखनी है वो ये कि मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग ए वाइब्रेशन टू बी आईआर एक्टिव।
यानी कि डाइपोल मालिक्यूल्स जो होते हैं वो IR एक्टिव होते हैं, और जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट या फिर वो मालिक्यूल जिनकी डाइपोल मोमेंट नहीं होती, दे कैन बी IR इनएक्टिव, राइट। चलें इस चीज़ पे हम बाद में भी बात करते हैं। अभी सिंपल याद रखें कि जो पोलर मालिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे IR एक्टिव होंगे। दिस ओसिलेटिंग डाइपोल interacts with the oscillating electromagnetic field of the photons leading to the absorption, और absorption के बाद IR वाइब्रेशन की absorption के बाद दो किस्म की वाइब्रेशनल चेंजेस आ सकती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में और बेंडिंग वाइब्रेशंस में। इनके अंदर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो एसोसिएट की जाती हैं चेंज इन द बॉन्ड लेंथ से। जब मैंने पीछे आपको शो भी किया, अभी दोबारा एक स्लाइड में शो करती हूँ आपको कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का ताल्लुक होता है बॉन्ड लेंथ के चेंज होने से, बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। और बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं इनमें बॉन्ड एंगल कम या ज़्यादा होता है। स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स जो हैं, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो हैं वो दो किस्म की है, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद डिफरेंट बॉन्ड जो हैं वो एट द सेम टाइम सेंट्रल एटम की तरफ स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहे हैं तो इसको आप सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है और कोई और कंप्रेस हो रहा है तो ऐसी वाइब्रेशंस को आप एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशंस कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द IR रेंज या IR रेडिएशंस जो अब्जॉर्ब हुई हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म की वाइब्रेशंस इंड्यूस होंगी मॉलिक्यूल के अंदर एट अ टाइम। हर किस्म की रेडिएशंस हर किस्म की वाइब्रेशन जो है वो इंड्यूस नहीं होती मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरीके से अगर बेंडिंग वाइब्रेशन की बात की जाए तो रॉकिंग, सिजरिंग, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग, इनके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अलहदा से कल कि किस किस्म की मूवमेंट है। बिल्कुल चेयर लीडर्स जैसे अपने हाथ और बाजों को हिला रही होती हैं डिफरेंट मूवमेंट्स में, ये उस किस्म की मूवमेंट्स थी। तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की। इनमें से कोई भी बेंडिंग वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के अंदर आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द IR रेडिएशंस बीइंग अब्सॉर्ब्ड। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, द टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है और इनकी डायग्रामेटिक डिस्प्ले यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये भी एक पर्टिकुलर स्लाइड है जो आपको शो कर रही है किस तरीके से बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा होती है। तो ये जो दोनों स्लाइड्स मैंने आपको शो की हैं ये स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स को शो कर रही हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप फोकस करें दरमियान में जहाँ पर एक एरो लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड OR और R का मॉलिक्यूल, ये कीटोन का एक मॉलिक्यूल है और ये ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। अगर IR रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब कर लेता है तो इसकी बॉन्ड्स जो हैं उनके अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर कि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ आपको ज़्यादा नज़र आ रही है और एक साइड पर कम नज़र आ रही है, यानी उसके अंदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग हो रही है। इस स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की जो पीक आपके पास आएगी, आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें कि 1716 पर सेंटीमीटर वेव नंबर के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक आपको नज़र आ रही है C डबल बॉन्ड O की। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं और उनका IR स्पेक्ट्रम हमारे सामने आता है तो इस किस्म की पीक हमारे सामने आती है। इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी पीक्स नज़र आ रही हैं CH बॉन्ड की, जो रिप्रेजेंट करती, जो लगभग 3000 पर सेंटीमीटर के आसपास हैं, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद था, राइट। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कि अगर ये पीक है तो ये C डबल बॉन्ड O की है या ये CH की है? आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है, आपके पास एक रेफरेंस डाटा मौजूद होता है जिसमें ऑलरेडी डिटेल्स आपके पास कोड की होती हैं कि अगर इतने वेव नंबर के ऊपर आपके पास एक पीक आती है तो वो पीक किस फंक्शनल ग्रुप की होगी। तो आप जल्दी से अपने स्पेक्ट्रम को कंपेयर करते हैं उस गिवन डाटा से और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके पास जो पीक आ रही है वो किस चीज़ की पीक थी। So different functional groups absorb characteristic frequencies of IR radiations, hence gives the characteristic peak value. Therefore, the IR spectrum of a chemical substance is a fingerprint of the molecule for its identification. ये ओवरऑल बात की जा रही है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल जो है उसका IR स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा किसी दूसरे कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रम से, जिस तरीके से कि इंसान का फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करते। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रम जो होता है वो ओवरऑल एक फिंगरप्रिंट होता है एक मॉलिक्यूल का, राइट।
ये तो बात थी कि पूरे का पूरा आईआर स्पेक्ट्रम जो है एक मालिक्यूल के लिए उसके फिंगरप्रिंट की हैसियत रखता है। अब अगर हम आईआर स्पेक्ट्रम को फर्दर सेग्रीगेट करें तो इसके भी दो सेक्शंस बनते हैं। एक सेक्शन होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा सेक्शन होता है फिंगरप्रिंट रीजन। जो 4000 सेंटीमीटर से 1300 सेंटीमीटर के दरमियान जो है पीक्स शो की जाती हैं वो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है। और अगर कोई पीक 1300 पर सेंटीमीटर से 400 पर सेंटीमीटर की रेंज में शो की जा रही हैं तो वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है स्पेसिफिकली। फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर आने वाली पीक्स आपको पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताती हैं। और फिंगरप्रिंट जो रीजन होता है इसकी पीक्स वाजे नहीं होती, इसकी पीक्स बड़ी कंजस्टेड पीक्स होती हैं। अभी मैं दोबारा आपको एक स्पेक्ट्रम शो करती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जिस पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम में आपको अलग पीक्स नज़र आ रही होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है जो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। और एक रीजन जहाँ पर बड़ी कंजस्टेड और बहुत ज़्यादा पीक्स आती हैं जिनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है। और फिंगरप्रिंट रीजन सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? इट इज़ बीइंग यूज्ड टू कंपेयर द स्पेक्ट्रम ऑफ वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है पर्टिकुलरली एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रम को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, लेट मी शो यू दैट वंस अगैन डियर स्टूडेंट्स। यस, अब ये देखें इसके अंदर इस स्पेक्ट्रम के अंदर बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आप लोगों को अलग पीक्स डिफ्रेंशिएटेड पीक्स नज़र आ रही हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप रीजन है। और एक राइट साइड पर आपको एक फिंगरप्रिंट रीजन नज़र आ रहा है। राइट, सो नाउ मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एस्पेक्ट जो पीछे मैं बात कर चुकी हूँ कि जो मालिक्यूल्स जो हैं वो जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है वो आईआर एक्टिव होते हैं बेसिकली। या यूँ कह लें कि पोलर बॉन्ड इज़ यूजली आईआर एक्टिव एंड नॉन पोलर बॉन्ड इन अ सिमेट्रिक मालिक्यूल विल अब्जॉर्ब वीकली आर नॉट एट ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लें। अच्छा, दिस स्लाइड दो इज़ नॉट वेरी क्लियर लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी ये सारी डिटेल गिवन है कि इस किस्म का डाटा। अभी मैं बात कर रही थी ना कि पीक्स को कंपेयर किया जाता है उस डाटा से जो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, लिखा हुआ होता है, और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि जो पीक्स आपको मिली हैं वो किस फंक्शनल ग्रुप की पीक्स हैं। तो इस किस्म का डाटा आपके पास गिवन होता है। यू कैन एनालाइज़ के सी डबल बॉन्ड हो, ये थर्ड लास्ट पे फोकस करें। सी डबल बॉन्ड ओ की रेंज उन्होंने शो की हुई है 1800 टू 1650 पर सेंटीमीटर। और आपके पास पीछे जो पीक आई थी सी डबल बॉन्ड ओ की वो तकरीबन 1720 पे आई थी। तो इस तरीके से ये 1800 टू 1650 के दरमियान कोई वैल्यू थी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल ग्रुप होगा। राइट, और इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक आनी चाहिए, तो हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक आई थी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द मोलेक्युलर स्ट्रक्चर और वो रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स, फॉर द प्योरिटी कंट्रोल ऑफ मटीरियल, रिएक्शन काइनेटिक्स, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर्स etc. and troubleshooting, identification of monomers and polymers and stabilizers, identification of solvents and extracts, identification and quantification of contaminants on the surfaces। तो इनके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन आज जिस एस्पेक्ट से हमने ये डिस्कस किया है वो ये है कि बेसिकली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है in order to identify the function groups present in a molecule। So that is all for today. Thank you so much. Stay blessed.